गुड मॉर्निंग बच्चों, सुबह का नमस्कार। एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ध्यान से देखिएगा, आज एक इजी ट्रिक से और इजी क्वेश्चन भी थोड़ा सा हमने इस सेशन में रखा है और कोशिश हम करेंगे टोटली हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करें। बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन परेशान मत होइए। आप जैसे ही आप कोऑपरेट करना सीख जाओगे, जैसे ही क्वेश्चन को समझना सीख जाओगे, क्योंकि देखिए एक इजी क्वेश्चन को रखना इजी होता है, क्योंकि जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम को आपको फाइट करना है। अगर आप एम्स के लेवल का अगर आप पढ़ते हो क्वेश्चन, तो वो थोड़ा टफ रहेगा ही। उसमें आपको लैंग्वेज भी समझने में थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, थोड़ा सा क्वेश्चन भी समझने में डिफिकल्ट होगा। लेकिन एक चीज़ और सोचिए, आप अगर आप एम्स के लेवल का पढ़ेंगे तो आप स्टेट के और आप एमपी के जैसे हो गया, सीएचओ का एग्जाम हो गया, इनको फाइट करना आपको बहुत इजी हो जाएगा जब आप एम्स लेवल की स्टडी करेंगे। इतना ध्यान रखिएगा। अगर जिन बच्चों को थोड़ा सा क्वेश्चन में भी डिफिकल्ट हो जाता है तो इतना ध्यान रखिए कि हम जो भी क्वेश्चन अगर टफ रखते हैं उसको मेंशन करें। वो एम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और जब आप एम्स के लेवल का, हम बोलते हैं ना, आप जब अगर हाई लेवल का अगर आप स्टडी रखोगे तो आप छोटे मोटे एग्जाम इजी वे में क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ये मत सोचिए और क्वेश्चन को देख के भागिए नहीं कि हम परेशान हो रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कॉपरेट होना, आपको सुनना है। आप सुनिए, केवल आप उसको समझिए कि आखिर बोला क्या जा रहा है उस क्वेश्चन में। ठीक है। अगर आप इजी क्वेश्चन बस देखकर आप स्टडी करोगे तो केवल क्वेश्चन में जो आपके एग्जाम, जो मेन एग्जाम, जैसे सेंट्रल के एग्जाम जो होते हैं, आपके रेलवे का एग्जाम हो गया, आप अभी एम्स का उठा के क्वेश्चन पेपर देखिए, उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट आते हैं जो कि आप देखोगे तो चारों ऑप्शन लगेंगे कि उसके सही हैं। लेकिन जब आपको पूरे ऑप्शन के बारे में मालूम ही नहीं होगा तो आप कैसे उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हो कि ये इसका ऑप्शन है। ठीक है। तो आपको जानने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, उसको सीखना होगा, देखना होगा, लर्न करना होगा टफ क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन तो आप इजी ही क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। देखिए आज के सेशन में हमने रखे तो हैं क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा इजी ट्रिक में रखे हैं क्वेश्चन। अब आप देखिएगा कि आज अगर इजी क्वेश्चन रखे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। लेकिन जब भी हमने देखा है कि जब भी हमने टफ क्वेश्चन रखा है, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम हो जाता है, आपको स्टडी का भी प्रॉब्लम होता है। तो वो प्रॉब्लम आप कोऑपरेट करिए। कोऑपरेट करने से आप धीरे धीरे देख लीजिएगा कि आप समझने लगेंगे कि क्या चीजें उसमें बताई जा रही है। ठीक है। तो चलिए आज की सेशन में हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किलोसिस इज डिफिशियंसी ऑफ। ऑप्शन ए, किलोसिस इज डिफिशियंसी। डिफिशियंसी यानी होती है कमी। ठीक है। डिफिशियंसी क्या होगी, कमी। इस चीज की कमी होने से, किसकी कमी होने से? किलोसिस जो एक बीमारी होती है, जो डिसीज है, किलोसिस किसकी डिफिशियंसी से होता है? तो विटामिन ए की, विटामिन B1 की, विटामिन B2 की, विटामिन B3 की। किसके डिफिशियंसी से होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विटामिन B2। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? विटामिन B2। वहीं पे हम बात करें इसका साइंटिफिक नेम का, तो विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन बोलते हैं किसको हम? विटामिन B2 को। हम अब बात करें वहीं पे, ए हो गया आपका विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B3। तो विटामिन ए आपका हो गया रेटिनॉल, सभी को मालूम है। ठीक है। और रेटिनॉल नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड ये डिसीज हो सकती है। विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होगा? ब्लाइंडनेस। किससे रिलेटेड होगी डिसीज? ये ब्लाइंडनेस होगी। ठीक है। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या कहलाएगा आपका? रेटिनॉल। विटामिन B1 का थायमीन होगा, सभी को मालूम है, थायमीन। ये आपका रेटिनॉल। देन इसके बाद हम बात करें विटामिन थायमीन की डिफिशियंसी से क्या होता है? बेरी बेरी डिसीज। इसके पहले वाले सेशन में हमने बताया था बेरी बेरी डिसीज में भी थ्री टाइप्स के होते हैं, वेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी और इन्फेंटाइल। इन्फेंटाइल मतलब इन्फेंट में, बच्चे में जन्म में ही क्या होता है, मदर से बच्चे में कन्वर्ट होता है, वो इन्फेंटाइल बेरी बेरी होता है। तो बेरी बेरी डिसीज हो गई। और विटामिन B3 जो कि नियासिन होता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? नियासिन। जो कि पैलेग्रा डिसीज जो होती है, पैलेग्रा, पैलेग्रा जो बीमारी होती है वो किसकी डिफिशियंसी से होती है? नियासिन की। और रेटिनॉल, विटामिन ए से क्या होता है? न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस या तो फिर नाइट ब्लाइंडनेस। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। समझ में आ गया क्या? किलोसिस जो डिसीज होती है किसके डिफिशियंसी से होती है? आपकी विटामिन B2 की डिफिशियंसी से होती है। और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? देखिए, किलोसिस डिसीज जो होती है, मान लीजिए कि ये लिप्स है, ये लिप्स है, और लिप्स के कॉर्नर में स्किन क्या होती है? क्रैक हो जाती है, क्रैक स्किन। स्किन क्या हो जाएगी? क्रैक स्किन। और फिर एक और टर्म आता है स्टोमेटाइटिस। किलोसिस और स्टोमेटाइटिस का जो सिम्टम होता है सेम होता है, लेकिन किलोसिस ओनली वन लिप्स के बारे में बताता है, लेकिन स्टोमेटाइटिस मतलब होता है स्वेलिंग ऑफ माउथ।
माउथ में, मुंह में स्वेलिंग आना, मुंह में सूजन आ जाना क्या कहलाता है आपका? स्टोमेटाइटिस कहलाएगा। ठीक है। क्रैक स्किन हो जाएगी, कॉर्नर ऑफ द एंगुलर, जब स्टोमेटाइटिस पूछेगा तो उसको हम किलोसिस ही बोलते हैं, जो कि क्रैक स्किन इन द लिप्स कॉर्नर, लिप्स के कॉर्नर साइड में क्रैक हो जाती है स्किन। ईचिंग होगी यहाँ पे, वाटरी डिस्चार्ज, आंखों से वाटरी डिस्चार्ज होने लगेगा। ग्लोसाइटिस की भी प्रॉब्लम आती है आपकी विटामिन B2 से। किसकी प्रॉब्लम आती है आपकी? ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, टंग यानी टंग के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्वेल्ड हो जाएगा। आपकी टंग जो होती है क्या हो जाएगी? स्वेल्ड हो जाएगी, इन्फ्लाम्ड हो जाएगी। तो वो किसकी वजह से होता है? किलोसिस की डिसीज की वजह से होता है। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाटर सोल्यूबल विटामिन आर, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन बी B1 B2 C, ऑप्शन सी ADEK, ऑप्शन डी ABCD। अब इसमें आपको बताना होगा वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। क्योंकि देखिए जो विटामिन होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल और दूसरा आपका होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, और वाटर सोल्यूबल के अंदर आता है विटामिन बी और सी। विटामिन बी सी किसके अंदर में आते हैं? आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन में आते हैं। और ए डी ई और के, ई विटामिन जो होता है आपका वो किसके अंदर आता है? आपका फैट सोल्यूबल के अंदर आता है। भले ही यहाँ पे आपने ऑप्शन में देखा होगा B1 B2, लेकिन अगर B12 में भी दिया हो, B6 भी दिया हो, वो सारे बी के ही टाइप्स होते हैं। तो आपको इसमें डाउटफुल नहीं होना है कि इसमें B1 B2 दे दिया है, आपको डायरेक्ट लगाना है आंसर। अगर बी और सी दिया है तो उसका करेक्ट ऑप्शन वाटर सॉल्युबल होगा। यहीं पे अगर क्वेश्चन में पूछ लेता वाटर को हटाकर यहाँ पे फैट बोल देता, फैट सोल्यूबल विटामिन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता ऑप्शन सी। समझ में आया? अगर वाटर को हटा के फैट सोल्यूबल बोलता तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता? ऑप्शन सी होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड कॉज, डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड इज कॉज। ऑप्शन ए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन बी परनीसियस एनीमिया, ऑप्शन सी डिले हीलिंग, ऑप्शन डी ऑस्टियोमलेशिया। डिफिशियंसी, फिर से ये वर्ड आया, डिफिशियंसी मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी, डिफिशियंसी। ठीक है। जब फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होगी तो इसमें कौन सी एनीमिया कॉज होगी? ऑप्शन में ए मेगालोब्लास्टिक, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मेगालोब्लास्टिक। मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया होता है किसके डिफिशियंसी से होता है? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड आपको मालूम होगा विटामिन B9 जो होता है वो क्या होता है? फॉलिक एसिड। और इसका दूसरा नाम होता है फोलेट। फोलेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि फोलेट का मतलब होता है लीफ, लीफ यानी पत्तियां। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में पाई जाने वाली जो विटामिन होती है वो क्या होता है? आपका विटामिन B9 होता है। इसको क्या बोला जाता है? फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं इसको। समझ में आया? ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? फॉलिक एसिड। तो इसमें बताया जा रहा है कि आपका जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है वो किसके डिफिशियंसी से होता है? आपका फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से होता है। मेन डिसीज किसकी वजह से? क्योंकि इसमें जो फोलेट होता है उसकी डिफिशियंसी किसमें होती है? बोन मैरो। और ये स्पेशली रूप से बोन मैरो में क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ द जो न्यूक्लियस होते हैं सेल्स के उसमें सर्कुलेट होता है। ब्लड में क्या होगा? ये जो आयरन होता है, जो फोलेट होता है, आयरन होता है। ठीक है। फॉलिक एसिड और आयरन आपने पढ़ा होगा। तो फॉलिक एसिड क्या होता है? ब्लड में क्या होगा? सर्कुलेट होता है। ठीक है। और सर्कुलेट होकर वो क्या करते हैं? बोन जो ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी जो होती है, लार्ज नंबर जो आरबीसी होती है वो क्या होने लगती है? इमैच्योर होने लगती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होता क्या है? ध्यान रखिएगा। तो जो आरबीसी होती हैं बोन मैरो में आपने देखा होगा, बोन्स में जो आरबीसी सेल प्रेजेंट होती है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, लाल रुधिर जो कणिकाएं, इसको हम क्या बोलेंगे? लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है। इमैच्योर होने लगती हैं। इमैच्योर कैसे? जो उनकी नॉर्मल साइज है उस साइज से अलग हो जाती हैं वो। ठीक है। नॉर्मल साइज से क्या? इमैच्योर फॉर्म में मतलब वो मैच्योर नहीं रहेंगी। जैसे उनका नॉर्मल जो मैच्योरिटी होती है, मतलब उसका डेवलप जितना, मतलब उसका ग्रोथ होना चाहिए आरबीसी का, उतना नहीं होगा। और वो सारी जो आरबीसीज हैं वो क्या होती हैं? वीक हो जाती हैं। और लॉस ऑफ वहाँ का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? वेट लॉस हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। 2 to 4 ग्राम कितना हो जाएगा? हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा। 2 to 4 ग्राम %। इसका जो परसेंटेज है हीमोग्लोबिन का वो कम हो जाता है, गिर जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? और जीआई सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है इस एनीमिया की वजह से। तो जब डिफिशियंसी ऑफ फोलेट एसिड होती है आपकी, जो फोलिक एसिड अगर सीवियर रूप से कम होती है बॉडी में, तो बहुत सारे रीजन क्रिएट होते हैं, जिसमें से प्रेगनेंसी में डिफिशियंसी आती है, स्टेरिलिटी की भी प्रॉब्लम आ जाती है, इनफर्टिलिटी के भी रीजन क्या होते हैं? कॉज हो सकते हैं। लेकिन स्पेशली रूप से जो डिफिशियंसी की वजह से होता है वो होता है आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्ट यानी होता है आरबीसी की साइज क्या हो जाती है? इमैच्योर हो जाती है। जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो क्या होती हैं? इमैच्योर हो जाती हैं। और कौन सी डिसीज फॉर्म होती है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। समझ में आया?
यहाँ पे एक और एनीमिया दिया है, देखिए जो ऑप्शन बी में दिया है, जिसका नाम है परनीसियस एनीमिया। ठीक है, तो परनीसियस एनीमिया किसकी डिफिशियंसी से होता है? तो परनीसियस एनीमिया क्या होता है आपका? विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए परनीसियस एनीमिया में, परनीसियस एनीमिया में क्या होता है कि जो जीआई सिस्टम, जो स्टमक होता है, उसका इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, वो वर्क करना क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होते हैं? पूरी तरह से एब्सेंट हो जाते हैं। किसमें? आपके जब परनीसियस एनीमिया की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो क्या उसमें क्या होता है? जो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। ठीक है, विटामिन B12 का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन कौन करता है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के इंट्रिंसिक फैक्टर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर होंगे वो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते, तो जिससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है? आपकी परनीसियस एनीमिया कॉज हो जाती है। समझ में आया? ठीक है, परनीसियस एनीमिया किसकी कमी से होगा? आपका विटामिन B12 का। और क्यों ऐसा होता है कि जो स्टमक के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर होंगे, उनमें उनका वर्क क्या होता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करना, उसको अवशोषित करना, उसको एब्जॉर्ब करना, तभी तो वो ऑल ओवर बॉडी में क्या करेंगे? डाइजेशन के बाद तभी तो पहुंचेगा ना आपकी बॉडी में। ठीक है, तो इससे क्या होता है? हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा, मेगालोब्लास्टिक ब्लड में मतलब प्रेजेंट हो जाएगा, तो टिंगलिंग सेंसेशन होगा, नमनेस हो जाएगा बॉडी में। ठीक है, बॉडी वेट कम हो जाएगा इस तरह में। तो ये प्रॉब्लम किससे क्रिएट होती है? विटामिन B12 की डिफिशियंसी से। देन वहीं पे हम बात करें डिले हीलिंग, तो विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है? हीलिंग की जो प्रोसेस होती है वो कम होती है। ऑस्टियोमलेशिया की बात करें तो ऑस्टियोमलेशिया किसकी डिफिशियंसी से होता है आपका? तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है। मैंने आपको बताया था विटामिन डी की डिफिशियंसी से कैसे होगा? विटामिन डी की डिफिशियंसी एडल्ट में, बच्चों में मैंने बताया था आपको, एडल्ट में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया होता है आपका। देन आपका जो बच्चों में होता है वो रिकेट्स होता है। मैंने कल के क्वेश्चन में आपको बताया था कि विटामिन डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स बच्चों में, जिसमें बोन क्या होती है? वीक हो जाती है। वहीं पे हम बात करें ऑस्टियोमलेशिया, तो ऑस्टियोमलेशिया किस में होता है आपका? एडल्ट में। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड की वजह से क्या रीजन कॉज होती है? तो मेगालोब्लास्टिक रीजन होता है। मेगालोब्लास्टिक है। परनीसियस एनीमिया होगा तो किसकी वजह से होगा? विटामिन B12 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सनलाइट इज अ रिच सोर्स ऑफ, सनलाइट इज अ रिच सोर्स ऑफ, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसमें से देखिए जो ऑप्शन ए है विटामिन ए है, सनलाइट किसका रिसोर्स होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सनलाइट किसका करेक्ट रिसोर्स होता है? विटामिन डी का। लेकिन इसमें बात वही समझ में आया, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। विटामिन डी क्या होता है? सनलाइट, जिसमें मैंने बताया भी गया है कि ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है, तो धूप लेने से क्या होता है? सनलाइट को लेने से क्या होता है कि वीकनिंग ऑफ बोन की प्रॉब्लम कम हो जाती है। और विटामिन ए तो पता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी के तो कई टाइप्स होते हैं, B1 B2 B3 B5 B9 B12 B6। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है आपका? डिले हीलिंग, स्कॉर्बिक एसिड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये सिट्रस वाले मटेरियल में पाया जाता है। ध्यान रखिए, खट्टे खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं, उनमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है रिच अमाउंट में। और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में आपका क्या होता है? विटामिन ए हो गया आपका प्रेजेंट होता है, जैसे कि कैरोट हो गया, कैरेट ग्रीन लीफ में भी होता है, और कैरेट वगैरह में रेड मटेरियल में भी विटामिन ए रिच सोर्स में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैरेट हो गया आपका, ठीक है, बीट रूट हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है आपका। और विटामिन बी तो रिच अमाउंट ऑफ ऑल फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो सनलाइट का रिसोर्स क्या होगा आपका? विटामिन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द एजेंट फैक्टर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अक्रेंस ऑफ डिसीज इंक्लूड्स, द एजेंट फैक्टर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अक्रेंस ऑफ डिजीज इंक्लूड। आपको इसमें बताना है कि ऐसे कौन से एजेंट फैक्टर्स होते हैं। एजेंट मतलब होता है जो कॉज करने वाले होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि पैथोजन और एजेंट। एजेंट मतलब जो किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, चाहे बैक्टीरिया वायरस हो, या तो फिर ऐसे एजेंट जो लाइविंग भी होंगे, जो नॉन लाइविंग, दोनों इसमें होंगे। एजेंट में क्या होगा कि जो लाइविंग यानी जो जीवित पर्सन है, जीवित पर्सन हो, या तो फिर जो जीवित पर्सन नहीं है, तो भी ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं केमिकली मैकेनिकली फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसीज कॉज करते। इसमें पूछा गया है नॉट रिस्पॉन्सिबल, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार। ठीक है, डिसीज को प्रेजेंट का, अक्रेंस यानी उपस्थिति, डिसीज यानी बीमारी, बीमारी की उपस्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नहीं है, ऐसा कौन सा एजेंट फैक्टर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना होगा। तो ऑप्शन ए
मैकेनिकल एंड केमिकल एजेंट, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एजेंट, ऑप्शन सी न्यूट्रिशनल एंड लाइविंग एजेंट, ऑप्शन डी वर्टिकल एजेंट। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो देखिए मैकेनिकल और केमिकल एजेंट तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें से मैकेनिकल एजेंट में आपने सुना होगा कि जैसे कि जब कभी कोई ट्रोमा वगैरह हो जाता है, जैसे कि ट्रोमा हो गया या वुंड हो गया वहां पे, या तो फिर फ्रैक्चर हो गया, बोन फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, या तो फिर वहां पे इंजुरी हो गई, या वहां पे क्या हो जाएगा, इंजुरी हो गई। तो इंजुरी हो गई, ट्रोमा हो गया, या फ्रिक्शन की प्रॉब्लम हो गई, फ्रिक्शन यानी घर्षण जिसको बोलते हैं, आपकी बॉडी कहीं फ्रिक्शन होने से क्या होता है, वहां पर रेडनेस, स्किन छिल जाएगी, ये मैकेनिकल हो गया। मतलब एक मैकेनिकली प्रोसेस से, डायरेक्ट उससे नहीं हो रहा है। अगर कोई मैकेनिकली जैसे एक्सीडेंट हुआ तो मैकेनिकल प्रोसेस से वो क्या हुआ, आपकी बॉडी में डिसीज को प्रेजेंट कर दिया। देन वहीं पे हम केमिकल एजेंट अगर कहीं पे होते हैं, तो केमिकल एजेंट में आपने देखा होगा कि जैसे कि आपका हो गया क्लीनिंग मटेरियल अगर आप यूज करते हो, ठीक है, या तो फिर आप जैसे पेंट वगैरह घरों में यूज करते हो, या वो कोई डस्ट हो गया, या कोई भी केमिकल पार्टिकल्स आपके आंखों में अगर पड़ता है, या आपकी स्किन की कॉन्टेक्ट में हो गया, जैसे तेजाब वगैरह आप देखते हो, एसिड हो गया, ये सब क्या होते हैं, केमिकल एजेंट। तो इनसे भी क्या होती है, आपकी बॉडी में डिसीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, केमिकल। जैसे कि टोनल हो गया, टोनिसिटी जिसमें होती है, स्किन, ये सब क्या करते हैं, स्किन को डिसीज कॉज करते हैं। केमिकल और मैकेनिकल एजेंट स्किन रप्चर करते हैं, तो ये केमिकल एजेंट होंगे। समझ में आया। जैसे केमिकल एजेंट आप साफ सफाई में भी जो यूज करते हो, अगर उनसे कोई प्रॉब्लम हुई आपको, एसिड वगैरह आप यूज करते हो क्लीनिंग के लिए, तो ये क्या होते हैं, केमिकल एजेंट। देन वहीं पे हम बात करें बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एजेंट, तो बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एजेंट बैक्टीरिया वायरस जैसे हो गए आपके बायोलॉजिकल एजेंट हो गए आपके, जैसे कि जो लाइविंग पर्सन्स हो गए, ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट्स में सभी आ जाएंगे, एनिमल, मैल, सभी आएंगे। तो इनसे भी क्या होता है, डिसीज क्या होती है, कॉज होती है। फिजिकली एजेंट्स हमने देखा है, फिजिकल एजेंट्स में जैसे क्या हो जाएगा आपका, फिजिकली एजेंट्स क्या क्या प्रभावित करेंगे आपको, सनलाइट हो गया आपको जैसे फिजिकली एजेंट, ठीक है, जैसे फिजिकली क्या प्रॉब्लम होगी आपको, सन से क्या होगा, स्किन बर्न हो जाएगी। तो ये क्या होते हैं आपके फिजिकल एजेंट्स हो गया, ठीक है, एयर के थ्रू हो गया, वाटर के थ्रू, मतलब जो डिसीज कॉज हो रही है। तो बॉडली जो एजेंट आपका क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन का, तो बॉडली एजेंट आपके क्या कहलाएंगे, बैक्टीरिया वायरस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या डर्ट हो गया, ये आपके फिजिकली एजेंट हो जाएंगे, ठीक है। फिजिकल एजेंट किस तरह से डिसीज को कॉज करते हैं, तो फिजिकल एजेंट आपका क्या हो जाएगा, जैसे यूरिन फीसेस हो गया, यूरिन वगैरह क्या होता है, यूरिन वगैरह से इन्फेक्शन जो होगा तो किससे होगा, आपका फिजिकली। अब बायोलॉजिकली क्या होगा, बायोलॉजिकली मतलब पूरा जीव जगत में, जैसे कि एनिमल्स हो गया, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, डस्ट हो गया, इन सभी से क्या होता है, बायोलॉजिकली रूप से जब एजेंट क्या करते हैं, डिसीज को कॉज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका बायोलॉजिकल एजेंट। और फिजिकल एजेंट मतलब आपकी बॉडी से जो एजेंट क्या होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, उसके थ्रू जो अगर कोई डिसीज कॉज होती है, तो वो आपका कहलाता है फिजिकल एजेंट। समझ में आ गया, शारीरिक जिसको हम बोलते हैं। न्यूट्रिशन एंड लाइविंग एजेंट्स, जैसे कि मैंने न्यूट्रिशन में आपको फॉर एग्जांपल विटामिन का ही दे दें, तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड अगर कोई डिसीज, जैसे कि ओवर न्यूट्रिशन हो गया, अंडर न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, या ओवर वेट हो गया, अगर ये सारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई भी अगर एजेंट अगर डिसीज कॉज करता है, तो वो आपका किसमें कहलाएगा, न्यूट्रिशन। जैसे ज्यादा फैट लेने से क्या हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हुआ तो हार्ट डिसीज हो जाएगी, ब्लॉकेज ऑफ हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। और लाइविंग एजेंट मतलब जैसे कि लाइविंग एजेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइविंग जैसे लाइव पर्सन हो गए, तो लाइव पर्सन से क्या होगा, बैक्टीरिया वायरस हो गया, जैसे फंगस हो गए, तो लाइविंग एजेंट होते हैं जो डिसीज को क्या करते हैं, कॉज करते हैं। लेकिन इसमें एक ऑप्शन दिया है वर्टिकल एजेंट, इसको समझिएगा। वर्टिकल एजेंट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मान लीजिए वर्टिकली जैसे मदर से बच्चे में कॉज होता है, मदर टू फीटस, मदर टू फीटस आपने सुना होगा। जो एचआईवी इन्फेक्शन होता है, एचआईवी इन्फेक्शन होता है, ये कैसा होता है आपका, वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन ये किसी प्रकार का कोई एजेंट नहीं होता है जो कि वर्टिकली कोई एजेंट हो कि जो डिसीज को कॉज करता है, फॉर्म करता हो। ये केवल क्या करता है, वर्टिकली क्या करेगा, एक फॉर्म होता है कि मदर से बच्चे में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। एक रूट मान लीजिए कि एक ट्रांसमिशन रूट हो गया, वर्टिकली ट्रांसमिट हो रहा है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है, वर्टिकली हो रहा है, मतलब उसमें कोई एक ही पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, उसमें क्या हो रहा है, मदर से बच्चे में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि नॉट रिस्पॉन्सिबल इज द करेक्ट ऑप्शन, वर्टिकल एजेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, द फ्यूचर ऑफ द फ्यूचर नहीं सॉरी फ्यूचर होगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, फ्यूचर इसको हम बोलेंगे फ्यूचर ऑफ द फीटल स्कल विथ प्रेजेंट बिटवीन द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन इज कॉल्ड, फ्यूचर ऑफ द फीटस स्कल विथ प्रेजेंट बिटवीन द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन इज कॉल्ड। देखिए ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। फ्यूचर ऑफ द फीटल स्कल, फीटल का जो स्कल होती है, स्कल यानी खोपड़ी,
ठीक है, स्कल विथ प्रेजेंट बिटवीन द फ्रंटल पैराइटल बोन। वहां पे आपने देखा होगा कि जो बोन्स होती, हड्डियां होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं आपकी, तो आपने पढ़ा होगा कि हेड में 8 बोन होती है, 14 बोन होती है आपकी फेस में, मतलब टोटल बोन कितनी होती है आपकी 22 बोन। अगर हम बात करें वहीं पे, हम बात करते हैं आपको कि थोड़ा सा बोन्स के बारे में आपको हम डिस्कशन करेंगे इसमें। फीटल हेड की, अगर फीटल हेड की हम बात करें तो टोटल कितनी बोन्स होती हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए टोटल कितनी बोन्स होती हैं। 8 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं? मान लीजिए कि ये फीटल्स का हेड हो गया। मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूंगी, फीटल के हेड को बनाने की कोशिश करूंगी। तो बोन्स कितनी फेस जो आपके स्कल्स में होती है, कितनी बोन होती है? स्कल में होती है 8 बोन। कितनी बोन होती है? 8। और फेस में बात करें, फेस में कितनी बोन होती है? तो कितनी होती है? 14 बोन। टोटल मिला के कितनी बोन हो गई आपके हेड में? कितनी बोन हो गई टोटल मिला के? तो 22 बोन्स कितनी हो गई आपकी हेड में मिला के, ठीक है। फेस में कितनी बोन हो गई आपकी? 14 बोन। और स्कल में कितनी हो गई? 8 बोन। टोटल कितनी हो गई? 8। तो मैं थोड़ा सा आपको स्यूचर, हमारा क्वेश्चन है कि स्यूचर्स ऑफ द फीटल स्कल, स्यूचर कितने स्यूचर्स होते हैं, कौन कौन से बोन्स, जो बोन्स होते हैं, जो बोन के पार्ट होते हैं, कौन कौन से बोन आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उसको हम स्यूचर्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, स्यूचर्स किसको बोलते हैं? जब दो बोन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं साथ में, तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? स्यूचर्स बोलते हैं। तो वहीं पे हम बात करें कि कितनी बोन्स होती है, तो सबसे पहले आपको मैं बताती जाती हूँ कि कितने बोन्स होते हैं। इस तरह से बोन्स के पार्ट बनेंगे आपके, ठीक है। बोन्स का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर हमारा बोन्स जो आता है, सबसे पहले आता है फ्रंटल बोन। क्या होता है ये? फ्रंटल। इसको हम बोलते हैं फ्रंटल बोन। क्या बोलेंगे? फ्रंटल बोन। समझ में आया? देन इसके बाद हमारा ये होता है पेराइटल बोन। क्या होगा? पेराइटल बोन। ये क्या है? पेराइटल बोन। कॉर्नर वाला एरिया हो जाएगा टेम्पोरल बोन। दोनों साइड ध्यान रखिएगा, इधर भी फ्रंटल होगा, दोनों साइड, बोथ साइड होंगे टेम्पोरल बोन। कान के ऊपर जस्ट जो होती है वो क्या होती है आपकी? टेम्पोरल बोन। क्या होती है? टेम्पोरल बोन होती है। कान के ऊपर जो होती है क्या होती है आपकी? टेम्पोरल बोन होती है। देन इसके बाद अगर हम बात करें, पेराइटल बोन हो गया आपका। देन इसके बाद क्या होगा? ये आपका ऑक्सीपिटल बोन। क्या होगा? ऑक्सीपिटल बोन। अब काउंट करिए कि कितनी बोन हो गई ऑक्सीपिटल। तो 2 फ्रंटल, ठीक है, 2 पैराइटल 4 हो गए, 2 टेम्पोरल 6 हो गए आपके, ठीक है। अब फिर इसमें क्या हो गया आपका? ऑक्सीपिटल बोन हो गया। 2 पैराइटल, 2 फ्रंटल, 2 टेम्पोरल, कितने हो गए आपके? काउंट करते जाइए, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2, काउंट करते जाइएगा कितनी बोन्स हुई। तो 2 फ्रंटल, 2 पेराइटल, 2 ऑक्सीपिटल और आपका 2 टेम्पोरल। तो कितनी हो गई? 8 बोन। कितनी हो गई आपकी? 8 बोन किसकी हो गई? स्कल्स की, ठीक है। 2 फ्रंटल, 2 टेम्पोरल, 2 पेराइटल और 2 ऑक्सीपिटल। तो कितनी बोन हो गई हेड में? 8 बोन हो गई। अब हम बात कर रहे थे स्विचर्स का। तो दो जब फ्रंटल बोन्स मिलते हैं, जब 2 फ्रंटल बोन्स मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंटल स्यूचर्स। क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखिए, ये क्या कहलाएगा आपका? फ्रंटल स्यूचर्स। क्या कहलाएगा? फ्रंटल स्यूचर्स। अब इसका दूसरा नाम, फ्रंटल स्यूचर्स का दूसरा नाम भी हम आपको बताएंगे। अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आप समझते जाइए। पैराइटल स्यूचर्स। पैराइटल स्यूचर्स क्या होगा? पैराइटल स्यूचर्स देखिए, पैराइटल स्यूचर्स नहीं होता, पैराइटल आपकी बोन्स होती हैं, क्योंकि जब 2 पैराइटल्स अगर मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सजाइटल स्यूचर्स। क्या बोलेंगे? जब 2 पैराइटल बोन्स मिलती हैं आपकी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सजाइटल स्यूचर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ब्रिग्मा। ये जो शेप होता है आपका, देखोगे डायमंड शेप का जो बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिग्मा। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे? ब्रिग्मा। ध्यान से पढ़ेंगे तभी याद आएगा, तभी समझ में आएगा। इसको क्या बोलेंगे? ब्रिग्मा, ठीक है। BREGMA, ब्रिग्मा। और इधर एक शेप बनता है पेराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में, इसको हम बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलेंगे? लैम्डा। लैम्डा शेप में होता है आपका। तो ये क्या होते हैं? फॉन्टेनल होते हैं। ध्यान रखिएगा, एंटीरियर फॉन्टेनल और पोस्टीरियर फॉन्टेनल। ब्रिग्मा को बोलते हैं हम एंटीरियर फॉन्टेनल और लैम्डा को बोलते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनल। तो समझ में आया? तो इस तरह से मैं थोड़ा सा आपको स्यूचर्स के बारे में बता देती हूँ कि कितने स्यूचर्स होते हैं। फ्रंटल स्यूचर्स में आपका होता है, इसको हम बोलते क्या है? तो सबसे पहले मेटापिक स्यूचर जो होता है, मेटापिक, इसका दूसरा नाम होता है मेटापिक। मेटापिक स्यूचर्स। मेटापिक स्यूचर्स क्या होते हैं आपके?
देखिए वहीं पे हम बात करें, मेटापिक स्यूचर हो गया आपका, पैराइटल स्यूचर नहीं, पैराइटल बोन्स होती हैं, पैराइटल स्यूचर से जब मिलते हैं दो पैराइटल जब बोन्स मिलते हैं तब बनता है सजाइटल स्यूचर। ध्यान रखिएगा, जब दो पैराइटल बोन्स मिलते हैं, ठीक है, टू पैराइटल अगर बोन्स मिलेंगे तो क्या बनेगा आपका, सजाइटल स्यूचस बनेगा। अब फ्रंटल स्यूचस कब बनता है, जब दो फ्रंटल बोन मिलती है। कौन, दो फ्रंटल बोन, मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया है, दो फ्रंटल बोन जब मिलेंगी तो क्या बनेगा, फ्रंटल स्यूचस बनेगा। देन एक ऑप्शन और है इसमें से सजाइटल के बाद, कोरोनल स्यूचस। तो जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन में दिया है कि स्यूचर्स ऑफ द फीटल स्कल विथ प्रेजेंट बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। फ्रंटल और पैराइटल बोन्स जब मिलेंगे तो क्या होंगे हमारे, कोरोनल स्यूचर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोरोनल स्यूचर्स। मैंने आपको बताया था स्कल्स में, बोन्स में बताया था आपको कि जब दो पैराइटल, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपका फ्रंटल था और इस तरह से यहाँ पे आपका बनेगा लैम्डा शेप में। उसके बाद में आपका होगा ये, उसके बाद में क्या होगा आपका, ये लैम्डा शेप में हो जाता है और यहाँ पे ऑक्सीपुट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो ये ब्रिग्मा शेप में होता है, यहाँ पे क्या, कोरोनल सूचर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये फ्रंटल, ये वाला पोर्शन फ्रंटल वाला और ये पैराइटल वाला, और दोनों जब मिल जाते हैं, फ्रंटल और पैराइटल जब मिलते हैं वो क्या कहलाता है आपका, कोरोनल सूचर कहलाता है। क्या कहलाएगा, कॉर्नर में मिल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, फ्रंटल और आपका क्या मिल रहा है, पैराइटल बोन्स दोनों। ध्यान रखिएगा, होता यहाँ पे टेम्पोरल बोन है लेकिन आपका दोनों साइड पैराइटल बोन है। ध्यान रखिएगा, पैराइटल जो बोन्स होते हैं, ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया, ये एरिया क्या कहलाता है आपका, पैराइटल बोन। और जब दोनों पैराइटल बोन ये कॉर्नर में मिलते हैं तो ये क्या कहलाता है आपका, कॉर्नल। कॉर्नल नाम से पता होना चाहिए कि फ्रंटल और पैराइटल बोन्स जब मिलते हैं तो क्या बन गया आपका, कोरोनल सूचर्स बन गया। समझ में आया। देन उसके बाद सजाइटल सूचर्स की हम बात कर रहे थे, ये आपका सजाइटल सूचर्स होगा। यहाँ पे दोनों पैराइटल, ये पैराइटल और ये पैराइटल बोन्स अगर मिल रहा तो ये क्या कहलाएगा आपका, सजाइटल सूचर्स कहलाएगा। ठीक है, फ्रंटल सूचर्स, फ्रंटल बोन्स मिल गया। देन उसके बाद एक आपका सूचर्स और है जिसमें से मैंने आपको बताया था कि टेम्पोरल और पैराइटल जब मिलेगा तो इसका दूसरा नाम एक स्क्वैमस सूचर्स भी होता है। स्क्वैमस सूचर्स भी होता है। इसका जब क्या होता है, देखिए समझ में आया, दो बोन्स जब मिलती है वो क्या कहलाती है आपकी, सजाइटल सूचर्स कहलाती है। दो पैराइटल और क्या बोलते हैं, टेम्पोरल बोन अगर मिलता है तो क्या होता है, कोरोनल सूचर्स होता है। स्क्वैमस सूचर्स किसको बोलते हैं, जब आपका पैराइटल और टेम्पोरल बोन मिलेगा तो वो क्या कहलाता है आपका, स्क्वैमस सूचर्स कहलाएगा। समझ में आया। पैराइटल और फ्रंटल तो कोरोनल, और पैराइटल और टेम्पोरल बोन अगर मिलता है, टेम्पोरल बोन बस मिलता है, केवल फ्रंटल नहीं मिलेगा, टेम्पोरल बोन मिलेगा तो उसको हम बोलते हैं स्क्वैमस। ध्यान रखिएगा, स्क्वैमस सूचर्स। जब इसको अच्छे से देखोगे, अच्छे से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप सोचोगे कि क्लास भी अटेंड हो जाए और हम ध्यान से देखेंगे नहीं तो सारी चीज़ें समझ में आ जाए, तो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम टोटली कोशिश करते हैं कि हम पूरा आपको इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, इसमें हिंदी इंग्लिश की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। आप इसको ध्यान से सुनिए कि आखिर बताया क्या जा रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। जिसमें से क्या पूछा गया है, आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देख लीजिए। फ्यूचर्स ऑफ द, ये फ्यूचर्स जो लिखा है यहाँ पे फ्यूचर्स होना चाहिए, फ्यूचर्स ऑफ द फीटल स्कल प्रेजेंट बिटवीन द फ्रंटल पैराइटल बोन। तो फ्रंटल और पैराइटल बीन्स के बीच का जो सूचर्स होता है वो कौन सा होता है आपका, कोरोनल सूचर्स कहलाता है। समझ में आया। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन नियोनेटल रिससिटेशन, the compression to ventilation in neonatal resuscitation, option A 3:2, 30:2, option B 15:2, option C 3:1, option D 6:1। अब इसमें वेंटिलेशन क्वेश्चन को समझिए, पूछा गया है नियोनेट की एज क्या होती है, तो एट बर्थ, जब बच्चा न्यू बॉर्न लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है, एट बर्थ के एज जो होता है, एट बर्थ टू 1 मंथ, एट बर्थ टू 1 मंथ, एट बर्थ टू 1 मंथ की जो एज होती है वो होती है नियोनेट कहलाएगा। उसको हम न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं, मतलब नया जन्मा बच्चा नियोनेट कहलाता है। बात वहीं पे हम इन्फेंट की करें तो इन्फेंट क्या होता है, 1 ईयर का, 1 मंथ से लेकर 1 ईयर का जो बच्चा होता है वो क्या होता है, इन्फेंट कहलाता है। देन इसके बाद आपका होता है टोडलर के बाद होता है आपका प्री स्कूल के बाद स्कूल एज, एडोलसेंस, एडल्ट, एल्डरली, ये सारे क्या होते हैं बच्चे आपके, ये एज ग्रुप होते हैं बच्चों के। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रिससिटेशन प्रोसेस होती है, रिससिटेशन प्रोसेस मतलब सीपीआर जब बच्चे को दिया जाता है, सीपीआर कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन इसको बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियक मतलब हार्ट रेट, पल्मोनरी मतलब ब्रीथ। जब बच्चे का हार्ट रेट 16 बीट्स पर मिनट लेस देन कितना हो, 16 से,
बच्चे का जो हार्ट बीट है वो 16 बीट्स पर मिनट से क्या हो, कम हो। अब बच्चा प्रॉपर तरीके से क्या ना ले पाए, सांस अगर ना ले पाए, अगर बच्चे का जो ब्रीथ है वो क्या हो जाए, लेस देन कितना हो जाए आपका 20 से अगर बिलो जाता है, बच्चे का जो ब्रीथ है वो क्या हो जाएगा, बिलो अगर गया 20 से बिलो गया तो वो अगर इससे कम अगर जाता है, बच्चे का अगर 20 से बिलो गया तो वो क्या हो जाएगा, किसमें जाएगा, आपका पल्मोनरी रिसस्टेशन को उसको नीड होगी। तो 16 बीट्स पर मिनट से। और बच्चा का जब टेम्परेचर, बच्चे का जब टेम्परेचर भी क्या होता है, बिलो कितना हो जाएगा, 97 से 99, बिलो कितना 97 टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर कम बच्चे का अगर टेम्परेचर जाता है, मतलब बच्चा हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जाता है। बच्चा किस में जाएगा, हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर उसका बिलो हुआ हाइपोथर्मिया की कंडीशन में अगर बच्चा जाता है, या बच्चा एलबीडब्ल्यू की कंडीशन में रहता है, एलबीडब्ल्यू मतलब लो बर्थ वेट बेबी अगर होता है, तो उस कंडीशन में बच्चे को क्या करना पड़ता है, रिससिटेशन देना पड़ता है। बच्चा जन्म लेने के बाद जब रोता नहीं है, क्राई नहीं करता है, मान लीजिए किसी प्रकार का फ्लूइड का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या किसी प्रकार का बच्चे ने फ्लूइड, बच्चे के माउथ में क्या है, फ्लूइड अगर कलेक्ट हो गया तो बच्चा रो नहीं पाएगा, प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाएगा। तो इस तरह से अगर बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है खुद से, तो इससे क्या करना पड़ेगा, रिससिटेशन देने की कंडीशन क्रिएट होगी। तो वहां पे हमको किस तरह से इसमें पूछा गया, कितना कंप्रेशन हम बच्चे को देंगे पर मिनट्स में, तो कितना कंप्रेशन देंगे और कितना उसका ब्रीथ रहेगा। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नियोनेट के लिए जो कंप्रेशन होता है 3 कंप्रेशन होता है, इसमें से 3 कंप्रेशन होगा और 1 क्या होगा, इसका वेंटिलेशन होगा, 1 ब्रीथ होगा। ठीक है, पर मिनट के हिसाब से इसको हम लेंगे, कितना पर मिनट के अकॉर्डिंग 3 कंप्रेशन और 1 ब्रीथ, मतलब 3 कंप्रेशन 1 ब्रीथ आना चाहिए। 90 कंप्रेशन पर मिनट 30 ब्रीथ के लिए हमको जरूरी होता है। जब बच्चे को 30 ब्रीथ करवाना होता है पर मिनट के हिसाब से, तो कितना कंप्रेशन हमको उसको देना होगा, 90 कंप्रेशन देना होगा। समझ में आया। तो इसमें क्या कहलाता है, नियोनेटल रिससिटेशन। नियोनेटल रिससिटेशन का रेशियो जो होता है कितना होता है, 3:1 होता है। देन वहीं पे हम बात करें, जो 30 रेशियो होता है वो किसका होता है, एडल्ट का होता है। जब एडल्ट खुद से क्या होता है कि सांस लेने में उसको डिफिकल्टी होती, प्रॉब्लम होती, तो एडल्ट्स को क्या दिया जाता है, 30:2, 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ दिया जाता है, 2 वेंटिलेशन दिया जाता है। वहीं पे हम 15:2 देखें तो ये बच्चे का हो गया। चाइल्ड का जो रिससिटेशन होता है वो कितना होता है, 15:2 होता है। समझ में आ गया। तो कंप्रेशन देने वाला जो रिससिटेशन प्रोसेस दी जाती है, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन की कंडीशन क्रिएट होती है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए किया जाता है पीपीवी। पीपीवी 100% अगर बच्चा एबल हो जाए खुद से सांस लेने में, उसकी जो हार्ट बीट मेंटेन हो जाए, तो पीपीवी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए क्या किया जाता है हमेशा, इसका फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए की तरह बच्चे को क्या देना होता है, नियोनेटल रिससिटेशन देना पड़ता है। ठीक है, सीपीआर उसको देना पड़ता है। तो कितना होता है इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, the hormone responsible for milk ejection reflex is, the hormone responsible for milk ejection is reflex is option A oxytocin, option B prolactin, option C estrogen, option D progesterone। कौन सा हार्मोन्स मिल्क के इजेक्शन में, उसको निष्कासित करने में, ध्यान रखिएगा, निष्कासित, इजेक्शन मतलब होता है निष्कासन। ठीक है, निष्कासित निकालने में कौन प्रोसेस करता है, तो वो करता है आपका ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, निष्कासित करता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला हार्मोन्स होता है। किससे होता है ये, पोस्टीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं। तो आपका पोस्टीरियर से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन हार्मोन, जो इसके पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था। एडीएच हार्मोन्स और पिट्यूटरी ग्लैंड में आपने देखा होगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है आपका, बाकी हार्मोन सारे जो ल्यूटिनिजिंग हार्मोन हो गए, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, सब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं। इसमें केवल 2 हार्मोन्स होता है, ऑक्सीटोसिन होता है और दूसरा होता है आपका एडीएच हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं। ये हार्मोन्स किससे होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मिल्क को। इजेक्ट कहाँ से होता है, ऑक्सीटोसिन, लेकिन यहाँ पे अगर प्रोड्यूस करने की बात होती है, अगर वहां पे उत्पादन करने की बात होती है कि वहां से उत्पादित कहाँ से होता है, तो वो होता है आपका प्रोलैक्टिन। अगर यहाँ पे प्रोड्यूस, इजेक्शन वर्ड हटा के प्रोड्यूस दे देता है, प्रोड्यूस मिल्क, तो कहाँ से होता है, प्रोलैक्टिन से होता है। देन वहां पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है। तो ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं, ओवरी से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या होता है, सेक्स हार्मोन्स कहलाता है ये, जो कि मदर्स, जो फीमेल्स में क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलपमेंट करने में हेल्प करते हैं। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। किसको मेंटेन करता है ये, प्रेगनेंसी को। प्रेगनेंसी को क्या करता है, मेंटेन करता है। उसका रीजन भी है कि प्रेगनेंसी को किस तरह से मेंटेन करेगा, देखिए, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है, किसको इनहिबिट करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, किसको इनहिबिट करता है, इनहिबिट किसको करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन को। किसको इनहिबिट करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट करेगा।
इनहिबिट किसको करेगा? इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देगा, मतलब उसको रोक देगा। क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, इसका वर्क जो होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द, इसका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन लाता है यूट्रस में। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन काम करता है यूट्रस में, कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। ठीक है, यूट्रस का क्या करेगा? यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है कौन? प्रोलैक्टिन, प्रोस्टाग्लैंडिन करता है। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन को जब प्रोजेस्टेरॉन अगर रोक दिया तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे, तो क्या होने के चांसेस नहीं होंगे? अबॉर्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे। प्रेगनेंसी वहां पे क्या रहेगी? प्रोटेक्ट रहेगी। फीटल अबॉर्ट नहीं हो पाएगा, प्रेगनेंसी अबॉर्ट नहीं हो पाएगी। अबॉर्शन मतलब गर्भपात की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी? गर्भपात की, मिसकैरेज होने की प्रॉब्लम नहीं आएंगे। इस कंडीशन में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन्स बोला जाता है, जो प्रेगनेंसी को क्या करती है? मेंटेन करके रखती है। तो ये सारे हार्मोन्स के क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द अनकॉन्शियस फीलिंग ऑफ मेमोरी। अनकॉन्शियस मतलब होता है अचेतन अवस्था, कॉन्शियस मतलब होता है चेतन अवस्था, अनकॉन्शियस मतलब होता है अचेतन अवस्था। मेमोरी यानी याददाश्त। अनकॉन्शियस फीलिंग ऑफ मेमोरी, जब अनकॉन्शियस फीलिंग होती है तो मेमोरी में जो गैप होता है, ठीक है, अगर कोई अचेतन अवस्था में है, मेमोरी में गैप है और इमेजिन कर रहा है, अनट्रू एक्सपीरियंस ड्यू टू मेमोरी इम्पेयरमेंट इज कॉल्ड। अगर वो एक्सपीरियंस अनुभव कर रहा है और वो अनकॉन्शियस कंडीशन में है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो अनकॉन्शियसली होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सडन डेथ अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके ब्रेन में फ्रैक्चर आ गया, ब्रेन की नर्व क्या हो गई? डैमेज हो गई। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि उसकी मेमोरी में गैप आ जाता है। गैप मतलब होना चाहिए कि मतलब पिछली मेमोरी जो उसको याद होती है वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं उसको, वो गैपिंग आ जाता है उसका मेमोरी में। तो इस तरह का जो गैप आता है वो किस में आता है? आपका मेमोरी इम्पेयर कहलाती है। वो क्या कहलाएगा? आपका कन्फेबुलेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गैपिंग ऑफ मेमोरी। इस टर्म को देखिएगा, गैप। इमेजिन करिए अगर कोई अनकॉन्शियस पर्सन है, अगर वो अपने चेतन अवस्था में नहीं है, उसकी मेमोरी में अगर गैप आता है तो वो इमेजिन करता है तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? मेमोरी, उसकी याददाश्त जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इम्पेयर हो जाएगी। याददाश्त जो क्या हो जाएगी? उसकी लो हो जाएगी, इम्पेयर हो जाएगी। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशन, मतलब कंफ्यूज रहना, हमेशा कंफ्यूज रहना। मतलब उसको पिछली बातें याद नहीं रहेंगी, मतलब बीच बीच में कुछ याद रहेगा, कुछ उसको भूल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, किसी का एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो एक्सीडेंटल की कंडीशन में उसको कुछ चीज़ें याद रहेगी कि हाँ गाड़ी यहाँ पे टकराई हुई थी, फिर इसके बाद बोलेगा नहीं नहीं मैं तो वहाँ गया था, फिर ऐसा हुआ था। तो इस तरह से उसकी मेमोरी में क्या आ जाएंगे? गैप आ जाएंगे। उसको टोटली बातें याद नहीं रहेंगी अगर वो अनकॉन्शियस की कंडीशन में। इमेजिन करना है कि अगर वो उसकी मेमोरी अगर थोड़ा सा इम्पेयरमेंट हो जाती है तो गैप ऑफ इमेजिन उसको याद आएगी। इमेजिन मतलब पिक्चर्स बनना, उसकी मेमोरी में कैसा इमेजिन बनेगा? पिक्चर्स कैसी बनेगी? गैपिंग की पिक्चर्स बनेगी, मतलब टोटली बातें उसको याद नहीं रहेंगी। देन वहीं पे हम बात करें, इसमें जो तीन ऑप्शन और दिए हैं, क्लैंग एसोसिएशन, कैटाप्लेक्सी और सर्कमस्टेंशियलिटी। क्लैंग एसोसिएशन मतलब क्या होता है? ये एक साइकेट्रिक डिसीज होती है, सीजोफ्रेनिया आपने सुना होगा। सीजोफ्रेनिया सीजोफ्रेनिया डिसीज आपने सुना होगा साइकेट्रिक में। सीजोफ्रेनिया मतलब होता है क्लैंग एसोसिएशन। इसमें क्या होता है? दो सिम्टम देखने को मिलते हैं। बाईपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं जिसको, बाईपोलर डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर सीजोफ्रेनिया में अगर आपने सुना होगा, जिसमें डिप्रेशन और मैनिया होता है। कभी कभी पर्सन्स क्या होता है, क्लैंग एसोसिएशन मतलब सेम वर्ड निकालना, जैसे क्लिक क्लिक, ठीक है, दो शब्द सेम निकालेगा, सेम। क्लैंग एसोसिएशन मतलब सेम वर्ड को निकालना। कैट कैच, रैट मैच, मतलब सेम वर्ड। समझ में आया? सेम वर्ड निकालता है। जब जब क्या होता है, एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल सीजोफ्रेनिया की कंडीशन मान लो किसी भी पेशेंट्स को है, तो उसमें किस तरह की कंडीशन होगी? क्लैंग एसोसिएशन का प्रॉब्लम आएगी। बाईपोलर डिसऑर्डर या बाईपोलर सिम्टम देखने को मिलेंगे जिसमें, तो इस तरह से जो एसोसिएशन होगा क्लैंग एसोसिएशन कहलाएगा। समझ में आया? सेम वर्ड को निकालना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? सेम शब्द को निकालना मुख से, ठीक है। क्लियर वर्ड तो निकलेगा उसका, लेकिन सेम सेम वही निकालेगा। जैसे खाना वाना, ठीक है, खाना वाना क्या हो जाएगा? सेम वर्ड हो गया, लेकिन वो एक अपने नॉर्मल कंडीशन पे नहीं बोल रहा है, बार बार बड़ बड़ कुछ ना कुछ मुख से निकालता है, तो वो क्या कहलाता है? क्लैंग एसोसिएशन। सेम वर्ड को निकालते जाना। तो वो क्यों निकालता है? क्योंकि उसको एक प्रॉब्लम हो चुकी है, एक डिसीज हो गई है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो चुकी है। जो कैसे प्रॉब्लम हो गई? सीजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ऐसी मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ कि इस तरह के अगर वर्ड निकालते हैं तो वो क्लैंग एसोसिएशन कहलाता है। समझ में आया? देन इसके बाद हम बात करें कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी मतलब क्या होता है? कैटाप्लेक्सी क्या होता है आपका? तो कैटाप्लेक्सी होता है आपका लॉस ऑफ मसल टोन। क्या कहलाता है? लॉस ऑफ मसल टोन। लॉस ऑफ मसल टोन क्या होता है आपका? कैटाप्लेक्सी।
मसल्स का जो मूवमेंट होता है, टोन मतलब मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, इनवॉलेंट्री जिसको हम बोलते हैं। तो जो वॉलेंट्री कंट्रोल होना चाहिए, मसल्स कंट्रोल, जो वॉलेंट्री कंट्रोल होगा तो वो कंट्रोल में ना होकर क्या हो जाएगा, जो मसल्स टोन है वो पूरी तरह से लॉस हो जाएंगी। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल जो होना चाहिए वो क्या हो जाएंगी, लॉस हो जाएगी। मतलब एबनॉर्मल रूप से मसल्स टोन हो जाएगा और उसकी जो मूवमेंट्स है, मूवमेंट रेट है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वो क्या कहलाता है, कैटाप्लेक्स। ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं होगी, डिसीज कंडीशन होने पर, कोई बीमारी जब होगी, साइकेट्रिक प्रॉब्लम होगा तो ही ये प्रॉब्लम होगी, कैटाप्लेक्सी। देन इसके बाद हम बात करते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी मतलब होता है कि डायरेक्ट थिंक ना बोलना, नॉन डायरेक्ट थिंकिंग, इसको बोलते हैं नॉन डायरेक्ट थिंकिंग। नॉन डायरेक्ट थिंकिंग यानी मतलब क्या होता है, सर्कमस्टेंशियलिटी मतलब देखो हिंदी में तो इसको बोलेंगे परिस्थिति जन्यता। परिस्थिति जन्यता मतलब क्या होगा कि वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से क्या करेगा कि डायरेक्ट अपनी बातें नहीं बताएगा। जैसे कि मान लीजिए जब आप किसी पर्सन से बोलते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि उससे पूछो कि आपकी मदर्स की डेथ कब हुई थी, किस एज में हुई थी, ठीक है, तो वो पहले एज नहीं बताएगा, पहले क्या बताएगा कि हम वहां गए थे, फिर ऐसा हुआ था, फिर हम वहां से गए तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद फिर मदर्स को चोट लगी, चोट के बाद फिर उनके हेड में उनकी मेमोरी लॉस हो गई, मेमोरी लॉस होने के बाद सडन वो कोमा में चली गई, कोमा के बाद डेथ हो गया और उनकी एज लास्ट दिन में वो अपना बताता है कि एज उनकी 50 ईयर्स थी या 50 साल की थी मदर। तो पहले वो पूरी क्या कहेगा, नॉन डायरेक्ट थिंकिंग करेगा। मतलब पहले किसके बारे में बताएगा, डायरेक्टली जो उसका इंटेंशनल होना चाहिए, डायरेक्टली जो उसको आंसर बताना चाहिए वो ना बताकर, दुनिया की बातों को बताकर मेन पॉइंट में आएगा। समझ में आया, मेन पॉइंट में ना आकर पहले वो क्या करेगा, इधर उधर की नॉन डायरेक्टली थिंक बताएगा, देन उसके बाद करेगा वो कन्वर्सेशन ऑफ द मेन पॉइंट। क्या इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या करेगा, बाद में कन्वर्सेशन करेगा, कन्वर्सेशन ऑफ मेन पॉइंट। ठीक है, मेन पॉइंट में बाद में क्या करेगा वो, मेन पॉइंट कन्वर्सेशन ऑफ स्पीच। मेन पॉइंट स्पीच कब करेगा वो, कन्वर्सेशन बाद में करेगा, कन्वर्सेशन यानी बातचीत। ठीक है, मेन पॉइंट में वो बाद में करेगा तो उसको हम बोलते हैं सर्कमस्टेंशियलिटी। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन इन गिवन जियोग्राफिकल एरिया विदाउट ऑफ एनी एक्सटर्नल इनपुट इज नोन एज। कांस्टेंट मतलब एक तो समझिए, कांस्टेंट मतलब होता है किसी एक जगह पे, कांस्टेंट मतलब एक जगह पे प्रेजेंट है कोई इन्फेक्शन जियोग्राफिकल एरिया में, किसी जियोग्राफिकल एरिया में विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट के, कोई भी एक्सटर्नल इनपुट वहां पे प्रेजेंट नहीं है या बाहरी चीजें वहां पे प्रेजेंट नहीं है, फिर भी एक एरिया पे कोई इन्फेक्शन अगर कॉज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है इस कांस्टेंट वर्ड पर। कांस्टेंट अगर वर्ड आ रहा है और जियोग्राफिकल एरिया कांस्टेंट वर्ड आया तो आपको पहले बताना है इंडेमिक। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंडेमिक। देन वहीं पे आपका एपिडेमिक हो गया, वहीं पे आपका हो गया स्पोरेडिक, इसी और क्या होता है पैंडेमिक। तो आउटब्रेक अगर डिसीज आ गया, एपिडेमिक में क्या होगा आपका आउटब्रेक। इस टर्म को अगर आप देख लीजिए, अगर लिखा हुआ आउटब्रेक, आउटब्रेक मतलब डिसीज एक जगह से दूसरे जगह अगर आउटब्रेक हो रही है, फैल रही है, तो वो क्या कहलाएगा, एपिडेमिक। स्पोरेडिक वर्ड में अगर आप देख लो, एक टर्म देख लो, इरेगुलर, इरेगुलर इंटरवल। इस टर्म को अगर आपने देख लिया, इरेगुलर, इरेगुलर मतलब रेगुलर रूप से नहीं, इरेगुलर, इरेगुलर इंटरवल। इरेगुलर इंटरवल में कोई डिसीज अगर वहां पे प्रेजेंट होती है तो वो क्या कहलाती है, आपकी स्पोरेडिक कहलाती है। समझ में आया, इरेगुलर। तो कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया विदाउट एक्सटर्नल इनपुट इज नोन एज क्या कहलाएगा, एंडेमिक। तो इरेगुलर इंटरवल में अगर कोई डिसीज प्रेजेंट होती है मतलब रुक रुक कर, इरेगुलरिटी अगर आ रही है मतलब बीच में अगर मान लीजिए वो डिसीज स्टॉप हो गई, ठीक है, और फिर से स्टार्ट हो गई, तो वो क्या कहलाएगा, स्पोरेडिक। और पैंडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक एक नेशन से दूसरे नेशन में, मतलब ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड में कोई डिसीज अगर फैलती है तो वो क्या कहलाता है, आपका पैंडेमिक कहलाता है। जैसे कोविड-19, जैसे कोविड-19 हो गया, वो क्या कहलाएगा, पैंडेमिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एंडेमिक। द डिसीज अकर, देखिए आ गया ये ऑप्शन, द डिसीज अकर इंटरवल, ये आ गया, इस टर्म को पढ़िएगा, इरेगुलर इंटरवल मतलब रेगुलरली नहीं, इरेगुलर इंटरवल रूप से, ओनली इन फ्यू प्लेसेस, फ्यू मतलब कुछ स्थान पर, फ्यू प्लेसेस, स्कैटर्ड। एक टर्म आपको हम बताएं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब होता है छुपा हुआ, छुपा हुआ, ठीक है, छुपी हुई डिसीज, छुपा हुआ अगर कोई डिसीज है, क्योंकि कुछ बच्चों को हिंदी में बड़ी प्रॉब्लम है इसलिए मुझे लिखना पड़ता है हिंदी, क्योंकि उनको लैंग्वेज का ही बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो इरेगुलर इंटरवल फ्यू प्लेसेस स्कैटर्ड और आइसोलेटेड मैनर इज कॉल्ड,
स्पोरेडिक, एंडेमिक, इपिडेमिक, पैंडेमिक। तो अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि अगर कोई डिसीज इरेगुलर रूप से हो रही है, जैसे होती है उसके बाद समाप्त होती है फिर आ जाती है, तो एक छुपी हुई डिसीज, कुछ स्थानों में एक छुपी हुई डिसीज होती है, उसके बाद फिर क्या होती है, फिर से समाप्त होगी, वो क्या कहलाएगा आपका स्पोरेडिक। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आउटब्रेक ऑफ डिसीज। देखिए आ गया ये आउटब्रेक ऑफ डिसीज, लेकिन हाँ इस क्वेश्चन में आपको समझना होगा थोड़ा सा, इसमें पूछा गया है आउटब्रेक ऑफ डिसीज, मतलब आउटब्रेक हो रही है डिसीज। ध्यान रखिएगा, जो डिसीज क्या हो रही है आपकी, आउटब्रेक हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म दे दिया बर्ड पॉपुलेशन। बर्ड मतलब पक्षियों का पॉपुलेशन, ठीक है, जहाँ पे पक्षियां रहते हैं, जहाँ पक्षियों की वजह से, बर्ड की वजह से अगर कोई डिसीज वहां से कॉज हो रही है तो वो क्या कहलाएगा आपका बर्ड पॉपुलेशन आउटब्रेक। लेकिन अगर वहां पे केवल आउटब्रेक ऑफ डिसीज हो जाती है तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाता, ऑप्शन डी हो जाता, इपिडेमिक हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इपोरेंथिक बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, इपोरेंथिक। इपोरेंथिक क्या होता है, सबसे पहले तो आपको जानना होगा। तो बर्ड पॉपुलेशन से जो डिसीज फैलती है, ठीक है, उसको हम इपोरेंथिक। इसमें 2-3 टर्म आपको मैं समझाऊंगी। एक होता है एंथ्रोपोनोसिस, एक होता है जू एंथ्रोपोनोसिस, एक होता है सेप्रोनोसिस। सेप्रोनोसिस होता है जेनेटिक फिल ओवर। तो एंथ्रोपोनोसिस क्या होता है आपका, तो ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन कोई डिसीज होती है तो वो क्या कहलाती है, एंथ्रोपोनोसिस। एंथ्रो मतलब मैन, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब मैन टू मैन कोई डिसीज अगर कन्वर्ट होती है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोनोसिस। एंथ्रोपोनोसिस उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोनोसिस, ठीक है। देन वहीं पे हम बात करें ह्यूमन टू एनिमल। ह्यूमन टू एनिमल, ह्यूमन टू अगर मतलब मनुष्य से भी जानवरों में डिसीज कॉज होती है, ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं जू मतलब जानवर में, एंथ्रोपोनोसिस मतलब ह्यूमन। एंथ्रोपोनोसिस वही टर्म है जो ऊपर लिखा है, एंथ्रोपोनोसिस, ह्यूमन टू एनिमल। फॉर एग्जांपल कौन सी डिसीज, टीबी डिसीज। टीबी डिसीज अगर किसी मैन को है, किसी आदमी को है या मनुष्य को है, तो वो किसको फैला सकती है, जानवरों को भी वो डिसीज हो सकती है। तो ये 2 टर्म हुए, एंथ्रोपोनोसिस और जू एंथ्रोपोनोसिस। और तीसरा टर्म होता है आपका सेप्रोनोसिस। सेप्रोनोसिस क्या टर्म होता है, ये डिसीज ऑफ ह्यूमन ड्यू टू एंटीबायोटिक इन्वायरमेंट, मतलब नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से जो डिसीज क्या होती है ह्यूमंस में होती है, एबायोटिक जिसको हम बोलते हैं। नॉन लाइविंग मतलब कि हम क्या बोलेंगे कि जैसे कि डिसीज फॉर्म इन द, डिसीज किस में हो रही है, ह्यूमन में हो रही है, ठीक है, डिसीज टू ह्यूमन को डिसीज हो रही है, ठीक है, और कैसे हो रही है, नॉन लाइविंग। एबायोटिक मटेरियल मतलब होता है डर्टी कपड़े, डर्टी गंदे कपड़े हो गए मान लीजिए, ठीक है, डर्टी क्लॉथ हो गया, या मतलब मान लीजिए कि फ्यूम्स वाला डस्ट वाला एरिया हो गया। नॉन लाइविंग मतलब जहां पे जीव नहीं है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है कि एबायोटिक अगर मटेरियल वहां पे प्रेजेंट है, बायोटिक मतलब जीव, लाइविंग पर्सन, ठीक है, और एबायोटिक मतलब नॉन लाइविंग पर्सन। तो ऐसे नॉन लाइविंग इन्वायरमेंट में अगर कोई डिसीज कॉज होती है तो वो क्या कहलाता है आपका क्या कहलाएगा, सेप्रोनोसिस। उसको हम क्या बोलेंगे, सेप्रोनोसिस। एक टर्म और आता है आपका जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट, इसको हम बोलते हैं जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट। जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट, इसमें क्या होता है, जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट, ठीक है, इसमें क्या होगा, एनिमल टू ह्यूमंस देन ह्यूमन टू ह्यूमन। सबसे पहले तो देखो जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट में क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम कोविड-19 का आपको बताते हैं। कैसे कोविड-19 का, जूनोटिक मतलब सबसे पहले तो कोविड-19 जो आपका इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस था, किसके थ्रू हुआ था, बर्ड फ्लू जिसको बोला गया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो किससे कॉज हुआ, एनिमल टू ह्यूमन से। देन उसके बाद वो ह्यूमन से कहाँ गया, ह्यूमन टू ह्यूमन। देन उसके बाद किसको गया, ह्यूमन टू ह्यूमन। तो जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट जो होता है, एग्जाम्पल जैसे कि जंतुओं के माध्यम से, सबसे पहले तो जंतुओं के माध्यम से फैलेगा मैन को, और देन मैन को फिर मैन से फैलेगा, एक आदमी से दूसरे आदमी में कन्वर्ट होगा, वो क्या कहलाता है आपका जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट। समझ में आया। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको देखना होगा, ये टर्म आपको पढ़ना होगा, ये कम्युनिटी के अंदर के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी के अंदर के क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया थोड़ा डीप में इसको देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इतने टाइप्स के होते हैं। तो जो बर्ड पॉपुलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसीज वहां से कॉज होती है, उसको हम बोलते हैं इपोरेंथिक। इपोरेंथिक किसको बोलते हैं, इपोरेंथिक किसको बोलेंगे, आपको बर्ड पॉपुलेशन ऑफ डिसीज आउटब्रेक होती है जब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, मॉडर्न फादर ऑफ इपिडेमोलॉजी। तो मॉडर्न फादर ऑफ चाहे
फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी पूछा जाए या मॉडर्न फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी पूछा जाए तो उसके करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे? जॉन स्नो। जॉन स्नो ने क्या दिया था? एपिडेमोलॉजी का टर्म दिया था, तो इसको इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी। हिप्पोक्रेट्स क्या है आपके? फादर ऑफ मेडिसिन, ये मेडिसिन के फादर है। कार्ल लैंडस्टीनर क्या है? ब्लड ग्रुप का इन्होंने किया था, ब्लड ग्रुप का क्या किया था इन्होंने? डिस्कवर्ड किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किसका किया था? तो न्यूक्लियस का किया था, न्यूक्लियस। यहीं पे अगर रॉबर्ट हुक होता तो रॉबर्ट हुक ने किसका किया था? सेल का किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किसका किया? न्यूक्लियस का किया था। सेल केंद्रक, केंद्रक जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोशिका की केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। समझ में आया? तो मॉडर्न फादर ऑफ एपिडेमोलॉजी कौन है? जॉन स्नो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सबमर्ज पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट। इसमें सबमर्ज आइसबर्ग में आपको एक थोड़ा सा बता के स्ट्रक्चर से बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक आइसबर्ग है, आइसबर्ग है, यहाँ पे भरा हुआ है वाटर, ठीक है। सबमर्ज मतलब होता है हाफ पोर्शन, इसको हम बोलेंगे सबमर्ज्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड मतलब हाफ। और ये क्या होता है? फ्लोटिंग टिप। ये आपका क्या कहलाएगा? फ्लोटिंग, फ्लोटिंग टिप। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, क्या? फ्लोटिंग टिप। फ्लोटिंग टिप क्या होगा? ऊपर तैरता हुआ। सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड, ठीक है। सबमर्ज्ड मतलब आधा पानी में डूबा हुआ। तो इसका मतलब क्या है? ध्यान रखिएगा। डायग्नोस्ड एरिया कहलाएगा, ये डिसीज के लिए है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डिसीज को बताने के लिए है कि कैसी डिसीज। अनडायग्नोस्ड एरिया होगा कि सिम्टोमेटिक होगा कि नोटिफाई केस होगा? तो अनडायग्नोस्ड एरिया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अनडायग्नोस्ड मतलब छुपा हुआ, हिडन, हिडन केस जिसको बोलते हैं, छुपा हुआ हिडन केस क्या कहलाएगा? आपका सबमर्ज कहलाएगा। और जो चीजें आपके केस दिखेंगे, बाहर दिखेंगे, जैसे फ्लोटिंग टिप क्या होगा? आपको बाहर दिख रहा है, तो जो केस बाहर दिखेगा वो किस में आएगा? आपका डायग्नोस्ड में आ जाएगा। सबमर्ज पोर्शन, मर्ज पोर्शन अगर पूछा जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका? सबमर्ज मतलब आधा दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिख रहा मतलब मर्ज पोर्शन। मतलब पोर्शन आपको जब बाहर दिख रहा है, इस वर्ग में जो पोर्शन बाहर दिखेगा वो कौन कौन सा होगा? आपका डायग्नोसिस एरिया हो जाएगा। जो इसमें ऑप्शन दिए हैं नोटिफाई केस, केस जो हो गया आपका किस में दिखेगा? क्योंकि केस आपको समझ में आ रहा है। सिम्टोमेटिक, सिम्टोमेटिक केस भी क्या हो जाएगा? आपका फ्लोटिंग टिप में आ जाएगा। मतलब ये जो जिसमें आएंगे आपके, ये फ्लोटिंग टिप स्टेज में आएंगे। और सबमर्ज्ड पोर्शन में क्या आएगा आपका? एसिम्टोमेटिक। अगर यहाँ पे आ जाता एसिम्टोमेटिक केस, ठीक है, या आपका अनडायग्नोस्ड केस हो गया, या आपका यहाँ पे आ जाता कैरियर। कैरियर मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो डिसीज तो उसके उसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, लेकिन वो डिसीज दिखेगी नहीं, लेकिन दूसरे को क्या करेगा? वो डिसीज कॉज कर देगा। डिसीज उसमें सिम्टम दिखेंगे नहीं। हिडन केस, इसी को हम बोलते हैं हिडन केस। हिडन केस मतलब होता है छुपा हुआ केस। हिडन केस, हिडन केस यानी छुपा हुआ जो केस होता है, जो सिम्टम छुपा हुआ रहता है मरीज के अंदर, शो नहीं करता, वो हिडन केस कहलाता है, अनडायग्नोस्ड कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा आपका? सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द आइसबर्ग। सबमर्ज्ड पोर्शन मतलब होता है जो आइसबर्ग में क्या होता है आपका? पीछे छुपा हुआ रहता है, दिखता नहीं है। दिखने वाला फ्लोटिंग टिप में हो गया आपका, तो दिखने वाला जो सिम्टम नहीं होता, तो क्या क्या होता है आपका? एसिम्टोमेटिक केस हो गया, अनडायग्नोस्ड होता है आपका, ठीक है। ये सारे किसमें होते हैं? आपके समझ में होते हैं। तो समझ में आ गया, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ये सारे कम्युनिटी के क्वेश्चन है, आपको समझना होगा इनको। कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द हेल्थ रिलेटेड डाटा नीडेड फॉर द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, इंसिडेंस, सर्वाइलेंस। अब आपको इसमें थोड़ा समझना होगा। कंटिन्यूअस मतलब होता है लगातार। एक सिस्टम में जब कोई भी डाटा हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड जब कोई डाटा आप कलेक्ट करते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है? प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। आपने फंडामेंटल में भी पढ़ा होगा कि जब आप किसी भी पेशेंट का डाटा निकालते हो तो सबसे पहले आपको वहां पे क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करना पड़ता है। डायग्नोस करते हो तो इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है आपको, फिर इवैल्यूएशन, लास्ट में इवैल्यूएशन करना पड़ता है, तभी तो आपको उसका रिजल्ट मालूम होता है कि क्या प्रॉब्लम उसको प्रेजेंट है, ठीक है। तो कौन सी डिसीज है उसका पता लगाने के लिए हमको, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी का, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टमैटिक वे में आपको एनालाइज करना, सबसे पहले एनालाइज करना है, निरीक्षण करना है, देखना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, डाटा को देखना है, तैयार करना है। तो ये कम्युनिटी के अंदर देखने वाला डाटा है, तो उसको हम जब बीमारी का हम पता लगाते हैं, किसी भी डिसीज का पता लगाते हैं, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी के अंदर हम क्या यूज करते हैं? सर्वाइलेंस। क्या करेंगे? सर्वाइलेंस। इसमें हम बात करें, दो टर्म आया है। इंसिडेंस हो गया आपका, इंसिडेंस मतलब होता है न्यू केस ऑफ डिसीज, मतलब इंसिडेंस मतलब होता है न्यू केस, न्यू केस ऑफ डिसीज। इंसिडेंस मतलब क्या होगा आपका? न्यू केस ऑफ डिसीज।
मतलब डिसीज का जो न्यू केस वहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस रेट। मान लीजिए कि मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, या तो स्नीजिंग कफिंग हो गया, या तो आपका मान लीजिए कि कॉलरा हो गया, तो कॉलरा का इंसिडेंस रेट कितना होता है, कब कब हुआ ये। तो जब न्यू केस उस समय पे आए डिसीज के तो वो उसका इंसिडेंस रेट कहलाता है। इसमें एक टर्म होता है प्रिविलेंस रेट, इसमें नहीं दिया है लेकिन कहीं कहीं पे आप देखना प्रिविलेंस रेट दिया है। प्रिविलेंस रेट यानी होता क्या है, तो न्यू और प्लस ओल्ड, न्यू प्लस ओल्ड केस, जब दोनों पुराने और नए केस को लेकर हम डिसीज का पता लगाते हैं तो वो प्रिविलेंस रेट हमारा कहलाता है। इवाल्युएशन मतलब तो रिजल्ट होता है, मॉनिटर यानी निरीक्षण करना होता है, ठीक है। इवाल्युएशन मतलब जब पूरी प्रोसेस करने के बाद लास्ट में क्या रिजल्ट निकलता है, इवाल्युएट करना पड़ता है हमको कि उसका क्या रिजल्ट निकला, ठीक है, डिसीज का पता लगा कि नहीं लगा, एक्चुअल में कौन सी डिसीज है, तो वो क्या कहलाता है, इवाल्युएशन। तो सर्विलेंस क्या होता है, जब डिसीज का हम कम्युनिटी के अंदर पता लगाते हैं, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो लास्ट में जो इवाल्युएशन किया जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा सर्विलेंस कहलाता है, सर्वाइलेंस बोलते हैं उसको हम। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आइसोलेशन स्टैंड फॉर। आपने दो टर्म पढ़ा होगा अभी जो कोविड-19 के टाइम में पढ़ा होगा कि आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन और क्वारंटाइन। क्वारंटाइन और आइसोलेशन टर्म आपने पढ़ा होगा अभी कोविड-19 के टाइम पर। तो आइसोलेशन और क्वारंटाइन में क्या डिफरेंशिएशन होता है, तो क्वारंटाइन क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, हेल्दी पर्सन रहेगा। क्वारंटाइन में एक हेल्दी पर्सन भी हो सकता है, लेकिन वो बीमारी के उसमें कांटेक्ट में हो सकता है कि वो बीमारी के कांटेक्ट में एक्सपोज हुआ हो, और उसको मैक्सिमम रूप से हम कब तक उसको क्वारंटाइन करके रखेंगे अंदर, जब तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड समाप्त नहीं हो जाता। मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक हमको रखना है क्वारंटाइन, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे कॉलरा हो गया, कॉलरा डिसीज में अगर किसी को क्वारंटाइन करना है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 4 डेज का हो गया। तो उसको क्वारंटाइन, भले उसको कॉलरा डिसीज नहीं हुआ, लेकिन अगर वो किसी उस पर्सन के कांटेक्ट में आया हुआ है तो जब तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड, मैक्सिमम इंक्यूबेशन मतलब 2 to 4 डेज उसका हो गया, तो 4 डेज तक उसको क्वारंटाइन करके हमको रखना ही पड़ेगा, तो वो मैक्सिमम इंक्यूबेशन कहलाता है, ठीक है। आइसोलेशन की हम बात करें तो आइसोलेशन मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कांटेक्ट में जब कोई पर्सन आ जाता है और उसको इन्फेक्शन प्रेजेंट भी होता है, इन्फेक्टेड पर्सन प्लस वो इन्फेक्शन भी रहेगा और उसके कांटेक्ट में मैक्सिमम रूप से वो इन्फेक्शन उसके अंडर में रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा, टाइम पीरियड बिटवीन डायग्नोस एंड इनिशिएशन ट्रीटमेंट, नहीं। टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड कंफर्मेशन डायग्नोसिस, नहीं, ये भी नहीं होगा। मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, तो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड होता तो ये क्वारंटाइन आंसर जाता, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है आइसोलेशन, तो इसका जाएगा टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिसमें इन्फेक्शन हो और उसका मैक्सिमम टाइम पीरियड किस में जाए, इन्फेक्टिविटी, मतलब इन्फेक्शन की इन्फेक्टिविटी तक जाए। उस टाइम पर जब हम पेशेंट को आइसोलेट करके रखते हैं, जब तक उसका इन्फेक्शन समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक उस पर्सन को हम रखेंगे। समझ में आया। वो 1 मंथ भी तक हो सकता है या 1 वीक तक भी हो सकता है, 15 डेज तक भी आइसोलेट होकर रह सकता है, जब तक उसका इन्फेक्शन कम नहीं हो जाएगा, जब तक वो इन्फेक्शन से रिकवर नहीं हो जाएगा, वो कहलाता है आइसोलेशन। तो दोनों में समझ में आया, क्वारंटाइन और आइसोलेशन में। आइसोलेशन उस पर्सन को कहते हैं जिसको इन्फेक्शन प्रेजेंट रहता है, संक्रमण उसको पहले से रहता है, और उसका संक्रमण जब तक मैक्सिमम रूप से वहां पे प्रेजेंट नहीं हो जाएगा तब तक मैक्सिमम रूप से उसकी इन्फेक्टिविटी को देखने के लिए क्या करते हैं, हम आइसोलेट करके रखते हैं उसको। और क्वारंटाइन मतलब होता है पर्सन को इन्फेक्शन नहीं रहता लेकिन फिर भी अगर उसके कांटेक्ट में आता है तो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक उसको क्वारंटाइन करके रखना होता है। समझ में आया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सेंटिनल सर्वाइलेंस इज नोन एज, ऑप्शन ए नोन द टोटल नंबर। सेंटिनल सर्वाइलेंस मतलब होता है डिसीज को पता करने का काम। तो समझ में आ गई, कम्युनिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है आपको। सर्वाइलेंस का मीनिंग मैंने इसके पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि डिसीज को पता करने का एक मेथड्स होता है सर्वाइलेंस। नोन द टोटल नंबर अफेक्टेड पीपल, नोन द हिडन केसेस इन कम्युनिटी, या मेजर इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस रेट, या कंपेयर द इंसिडेंस। तो सर्वाइलेंस सेंटिनल, इसमें से 3 सेंटिनल होते हैं, एक होता है एक्टिव सेंटिनेंस, एक होता है पैसिव सेंटिनेंस, एक होता है सेंटिनल सर्वाइलेंस। क्या होता है आपका, सेंटिनल, एक्टिव, पैसिव और सेंटिनल, इतने सर्वाइलेंस होते हैं। एक्टिव में क्या होता है कि पेशेंट्स क्या होता है, जो वहां पे वर्कर्स होते हैं, जो कम्युनिटीज के वर्कर्स होते हैं, वो जाके मरीज के पास में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करेंगे, कोई भी डिसीज रहेगी। और पैसिव में क्या होगा कि मरीज खुद आकर क्या करेगा, वो ट्रीटमेंट करवाएगा। और सेंटिनल में क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा कि इस सर्वाइलेंस में क्या होगा कि इसमें जो पेशेंट्स होता है, मतलब जो सर्वाइलेंस की रेट होती है, इसमें क्या करना पड़ता है हमको,
नोन द हिडन केसेस, जो छुपे हुए केसेस होते हैं। हिडन केसेस मैंने आपको अभी इसके पहले बताया था आइसबर्ग में कि कम्युनिटी के अंदर जो छुपे हुए केस होते हैं जिसका पता नहीं चल पाता है, उनका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटिनल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नोन द हिडन केसेस इन कम्युनिटी। कम्युनिटी में छुपे हुए जो बीमारियां होती है, जो छुपी हुई बीमारियां होती हैं, उनको जानने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटिनल सर्वाइलेंस। समझ में आया। इंसिडेंस और प्रिवलेंस रेट तो अलग होता है, टोटल नंबर अफेक्टेड पीपल अलग होगा, इंसिडेंस रेट अलग होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाउ मेनी पॉपुलेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की कितनी पॉपुलेशन होती है, तो ऑप्शन ए होता है 20,000 to 30,000, ऑप्शन बी 3,000 to 5,000, 80,000 to 1,20,000, तो ऑप्शन डी 500 to 2,500। तो इसमें आपको बताना होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कितनी पॉपुलेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 20,000 से लेकर 30,000, जो कि हिली एरिया में पूछा जाए तो 20,000 होगा अगर कोई पूछता है, और प्लेन एरिया में अगर कोई पूछता है तो 30,000 होता है। ये सभी में इसी तरह होता है आपका। अगर हिली में पूछा जाए, पहाड़ी क्षेत्रों में या समतल एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में कम होती है। ये सब सेंटर का हो गया आपका पॉपुलेशन, जो हिली एरिया में 3,000, ये हो गया CSC का, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का हो गया। और ये पॉपुलेशन होता है विलेज का। किसका होता है, विलेज। इतनी पॉपुलेशन से मिलकर क्या बनता है, एक गांव बनता है, विलेज बनता है। तो ये हो गया पॉपुलेशन, कम्युनिटी की ये सारी पॉपुलेशंस होती हैं। स्टाफिंग पैटर्न भी आपको पढ़ना होगा, PSC में कितना होता है, तो आपका 15 हो गया, 25 होता है आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर हो गया। ठीक है, सब सेंटर के अंदर क्या होता है, 2 to 3 होता है। सब सेंटर में एक तो आपका सब सेंटर ए आता है, सब सेंटर बी आता है, उसमें डिवाइडेशन किए गए हैं। तो उसमें आपको देखना होगा कि एक में एएनएम हो गया, जो आंगनवाड़ी जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, उसमें आंगनवाड़ी हेल्थ वर्कर क्या करती है, सब सेंटर में वर्क करती है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा कम्युनिटी के अंदर पढ़ना होगा, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको समझना होगा कि कितनी पॉपुलेशन होती है, स्टाफिंग पैटर्न कैसा होता है, क्या क्या मटेरियल्स यूज होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम करें तो फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या होती है, हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होती है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सॉरी, फर्स्ट अगर रेफरल यूनिट पूछा जाता तो क्या होता है आपका, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पूछा जाता। देन उसके बाद सेकंड पूछता तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता, और अगर थर्ड पूछता तो सुपर स्पेशलिटी या मेडिकल कॉलेज होता। मेडिकल कॉलेज या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होता है आपका थर्ड रेफरल यूनिट। थर्ड रेफरल यूनिट हम उसको बोलते हैं कि जब पेशेंट्स मान लीजिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ठीक नहीं हो पा रहा तो उसको रेफर करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो पा रहा तो उसको हम कहा करेंगे मेडिकल कॉलेज, या तो फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, उसको रेफर किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या होती है कम्युनिटी के अंदर, या सेकंड रेफरल यूनिट क्या होती है। पर कम्युनिटी के अंदर ये मोस्ट ऑफ द रेफरल यूनिट CSC होगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा। समझ में आ गया। तो आज का सेशन इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक एंड शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि, और बताइए भी कि इस कॉन्सेप्ट के साथ में इसकी पढ़ाई करें, स्टडी करें। लास्ट में पहले वाले सेशन में एक बच्चे का कमेंट्स आया था, माइसिन म्यूसिन और आपका जो एक्टिन प्रोटीन होता है, मायोसिन प्रोटीन जो होता है आपका, वो ठीक होता है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा सारे बच्चे, क्योंकि एक्टिन, प्रोपोनिन और जो ट्रोपोमायोसिन जो आपका फिलामेंट्स होता है प्रोटीन्स का, वो तीनों थीन होते हैं। उसमें थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक होने की वजह से वो रॉन्ग हो गया था आंसर, तो इसलिए उसको एक्टिन को आप थिन में ही बताइएगा। ट्रोपोनिन, ट्राइन तीनों जो होते हैं वो आपके थिन होते हैं, और जो आपका मायोसिन होता है वो क्या होता है आपका थिक फिलामेंट होता है प्रोटीन का। ठीक है, बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या कोई आंसर अगर ऐसा रॉन्ग होता है तो आप उसको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कभी कभी प्रिंट मिस्टेक भी हो जाते हैं क्वेश्चन पेपर, क्योंकि हम कई सालों के क्वेश्चन पेपर्स का क्वेश्चन ऐड करते हैं उसमें से, तो कभी कभी प्रिंट मिस्टेक की वजह से भी क्या होते हैं आपके क्वेश्चन या आंसर गलत हो जाते हैं। इसलिए परेशान मत होइएगा, और लैंग्वेज का कन्वर्सेशन करने का आप लोग भी कोशिश करिए, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इजी समझ में आने लगेगा। और छोटे छोटे एग्जाम को क्लियर करने का दिमाग में मत रखिए, सबसे पहले आपको हाई लेवल को देखना है। अगर हाई लेवल को आप देखोगे तो छोटे एग्जाम बहुत इजी आप क्या कर सकते हो, फाइट कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। आज का सेशन इतना ही, नेक्स्ट सेशन के साथ में कल हम फिर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।